हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये आपके बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ तैयार हो जाइए, है ना। एक जोश और जुनून के साथ, है ना, हम सब लोग मिल करके ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का। हेलो, अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा होगा क्योंकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल कैसे करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं। देखिए, आता सबको है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़े से कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखें। इस पहले वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं, उसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। पहले आप समझिए, आवेश जो होता है ना, आवेश में, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और आपसे इसमें क्या बोला है भाई? आवेश की गणना कीजिए, क्यों निकालना है। तो एन का मान दे रखा है, यही आपका एन है। तो 12.5 इंटू 10 की पावर कितना? 18। और ई का मान ये उठा के रख दो आप, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना? 19। ठीक है, तो 12.5 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे 1.6 इंटू, है ना, और इसका इंटू इसके साथ करेंगे, पावर घट जाएगा भाई, एक माइनस का बचेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसका इंटू इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो 16 का गुणा 5 में करो, 80 होगा, है ना, 0। और उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई किसमें? 2 में। 32 और 8 कितने हो गए? 40। 40 के 0। फिर उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई 1 में करो, और उसमें कितने ऐड कर दो? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20। 20 होगा। ठीक है, 1 2 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको -1 मिल चुका है ना, तो ये माइनस इस 0 को भी खत्म कर देगा। तो कितना चार्ज आएगा? 2 कूलम आएगा। कितना आएगा? 2 कूलम। ठीक है, अच्छा, आपसे किसी दिन बोला जाए, है ना, एक कूलम में, ये एक नया क्वेश्चन है, एक कूलम में, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप कैसे करेंगे इसको? क्यू बराबर क्या होता है? एन ही। क्यू बराबर क्या होता है? एन ही तो होता है ना। एन का मान निकालना है। एन बराबर क्या होगा? क्यू अपान ई। और क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है। 1 अपान कितना? ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अच्छा, देखो, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, एक काम करो, इससे इसमें जब आप, है ना, डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करोगे, 16 से इसमें, तो आपका आ जाएगा 0.625। और ये 19 है ना, ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। चाहो तो पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगा लो, तो 6.25, एक पॉइंट इधर आ रहा है ना, तो इसमें से पावर एक कम हो जाएगा। कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, है ना। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन में पूछा जाएगा एक नंबर में, कहेगा सर एक कूलम में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या पूछेगा? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको यही बताना पड़ेगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई ना, इसको हम नोट कर लें। ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। नोट कर लिया? अच्छा, इसको, है ना, पॉज करके आप इसको नोट करें। हटा रहा हूं, देखो, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए, Q बराबर क्या होता है? एन ही। ये हो गया। देखिए, तो अगर दो आवेश है, ठीक है, एक आवेश ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो इनके बीच में जो वैद्युत बल होता है ना, वैद्युत बल, ठीक है, आपको याद होगा शायद, 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपान कितना होता है? R², है ना, इसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल में, है ना, इसकी वैल्यू जो रखते हैं ना, 9 इंटू 10 की पावर कितना रखते हैं? 9। Q1 Q2 अपान कितना? R² रखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, ये न्यूमेरिकल के लिए हो गया, और ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, आगे नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपसे, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें, ठीक है, तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, कहता है सर टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसका अगर इंटू इसमें कर दिया जाए तो F बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू ई बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इस F का मान ये वाला रख दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको है ना इसका फॉर्मूला जो मिलेगा, एक चार्ज कट जाएगा, है ना। अगर आपका एक Q1 है, Q0 होता तो Q0 एक कट जाता। ठीक है, कौन सा वाला कटेगा, जिसपे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कटेगा। ठीक है, तो 1/4πε0 ये जो आएगा मान Q/r²। ठीक है, देखिए जब आपको है ना दूरी दिया हो, आवेश दिया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जब आपको क्षेत्र दिया हो, आवेश दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कर ले जाएंगे ना इस पे। अच्छा, अब कुछ बातें होती है ना संतुलन वाली। तो संतुलन अवस्था में क्या होता है कि अगर मान लीजिए चौक है ना यहाँ पे रुका हुआ है, तो जितना इसका वेट नीचे लग रहा होगा उतना ही नीचे से कोई बल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तब ये जाकर के ये चौक ऐसे रुका होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कुछ छोटा सा एक क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम, एम का मतलब क्या, मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है और को संतुलित करता है। कुछ कुल मिलाकर के बात ये है, मान लीजिए mg है, इसका वेट किधर लगा, नीचे, mg ऊपर नीचे लगेगा, और वैद्युत बल जो होगा F, ठीक है, ये वैद्युत बल किसके बराबर होगा, Q × E के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 × E। ठीक है, और भाई है ना ये पूरा बल है ना इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो आपको मास दे रखा है कितना है, 0.001 मिलीग्राम है, हमेशा इसको किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो 0.001 इंटू 1 मिली में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻⁻3, तो किलोग्राम में माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना किलोग्राम। अच्छा, इसको भी इसमें एलिमिनेट कर दो, m बराबर 3 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे, 10⁻⁹ किलोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आ जाओ वैद्युत क्षेत्र के लिए, ये वाला मतलब ये और ये संतुलन अवस्था में क्या होगा, ये और ये बल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे ना, तो बराबर कर दो इन्हें। ठीक है, 3E बराबर कितना, mg। अपने को क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक है, निकाल लेंगे E का मान, E बराबर mg अपान कितना, 3 × E। क्या आप निकाल ले जाएंगे इसका मान, m का मान आप ये रख देंगे -9 इंटू, ठीक है, g का मान 9.8 अपान 3 × 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना 19। ठीक है, अच्छा देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, 4.8 होगा, ये इसको काट देगा, लगभग 2.0, और उसके बाद 4.8 और 2 बार तो जाएगा, 1 जीरो बढ़ेगा, लगभग 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ई का मान जो आएगा 2.04 इंटू, ठीक है, और ये ऊपर जाकर के पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर है ना आपको प्लस का 10 मिल जाएगा न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक हो गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान रखना संतुलन अवस्था में बल को बराबर करना होता है। ठीक है, बल जब बराबर करते हैं तो उस दौरान हम देख लेते हैं भाई कौन सा वाला टर्म कहाँ पर आ रहा है। जिस टर्म की बात कर रहा है ना उसको हम एक साइड में रख लेंगे और जो हमें गिवन होगा उसको एक साइड में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, हम आपके लिए ना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम सब लोग करते हैं। ठीक है, करना कैसे है इसको समझिए पहले, है ना। अपने पास 2 बिंदु आवेश, एक 9 प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन एवं प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन अवस्था में हो। संतुलन अवस्था का मतलब दोनों तरफ से जो बल लगेगा वो बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका है ना, ये हमने है ना हल में ऐसे सॉल्व किया, एक आपका ये यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्लस का है वैसे। ठीक है, यहाँ पे प्लस के ई है। ठीक है, और इसके बीच में है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये मुझसे कह रहा है ना क्यू आवेश को कहीं रखना है, इनके बीच में क्यू आवेश को कहीं रखना है। ठीक है, तो कहाँ रखा जाए भाई, मान लिया हमने x दूरी पर रखा गया।
ठीक है, इसको हमने क्या किया, माना है। तो ये दूरी कितना होगा, 16 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहीं पर है ना, ये संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था का मतलब होता है इसके वजह से जो बल इस पे लगेगा F1 और इसके वजह से जो इस पे बल लगेगा वो F2, आपस में दोनों बल बराबर होना चाहिए। संतुलन अवस्था में है ना, F1 बराबर क्या होगा, F2, दोनों बल को बराबर कर दो, बल तो लिखना आता है 1/4πε0, दोनों आप इसका मल्टीप्लाई इनका, ठीक है, 9e इंटू क्यू अपान बीच की दूरी कितनी है, x², है ना, इनसे बात करो आप, ठीक है, 1/4πε0, इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे q इंटू ई अपान, है ना, इनके बीच की दूरी 16 माइनस के x का होल स्क्वायर भाई, ठीक है, ये कट गए, ई से ई कट गया, क्यू ये सब उड़ जाएंगे, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा 9 ऊपर और यहाँ पे क्या बचेगा x², और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 16 माइनस एक्स का, भाई देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम पूरे का होल स्क्वायर बनाएंगे, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा, इनको काट देंगे, ठीक है। आगे आपको क्या मिलेगा, देखिए इनका इंटू इधर कर देंगे, इसका इंटू इधर कर देंगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, करो यार, 16 का 3 में करेंगे 48, और इसका x का इसमें करेंगे माइनस का 3x, और इस x का इधर होगा, x आ जाएगा, इसको इधर बुला लो, ठीक है, 4x बराबर 48, और इस 4 को है ना इससे काट दो, कितनी बार कटेगा 1 2, x बराबर 12 मीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, संतुलन मिल जाएगा, संतुलन की स्थिति मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कह देंगे सर +9 इलेक्ट्रॉन से, है ना, जो संतुलन अवस्था प्राप्त होगी वो 12 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी, है ना, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूर आप चले जाइए बीच में, है ना, वहां पे आपको संतुलन अवस्था मिल जाएगा। अच्छा, ये फ्लक्स हमें निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, ये आपका होता है E.A होता है, ठीक है, और जब डॉट हटाते हैं ना तो EA cos थीटा आता है। यहाँ पे देखिए कोई थीटा का कोई चक्कर तो है नहीं, तो हम इससे नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे, हमें सदिश रूप दिया है तो सदिश रूप वाले फॉर्मूले से करेंगे, 2i प्लस के 3j, ठीक है, माइनस के 4k, और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे डॉट में 8j, है ना, डॉट में होता क्या है, सेम का सेम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अदर में 0 होता है, ठीक है, तो इसका इसके साथ होगा तो 0, और इसका इसके साथ करेंगे तो 40 कितना होगा 24, जे का जे में करेंगे 1 हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे 0, यानी कि 24 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे यार बहुत ही आसान होते हैं, जब भी डॉट दिया जाए तो सेम का सेम में कर ले मल्टीप्लाई, जैसे जे का जे में कर लिया और सबका क्या होगा 0 होगा, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, वैसे तो है 1 नंबर का, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देगा तो 2 नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो आप इसको नोट करें, आपके लिए नया बढ़िया सा क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ। देखिए आपके लिए एक और बढ़िया सा है ना, ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और आने के ज्यादा चांस है, ठीक है, 3 नंबर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है, अलग है। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 5 × 10 की पावर 3, है ना, आई कैफ है, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में है, ठीक है, अच्छे से समझें इसको। फिर कह रहा है हमें एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल वाई पृष्ठ तल के समांतर स्थित है। देखिए छोड़ समझते हैं इसको, है क्या ये चीज, ठीक है, मतलब एक आपके पास ये है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, ठीक है, ई की दिशा है, ये आपका वाई मतलब ये आपका कौन सा तल है भाई, वाई और जेड है, ठीक है, इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा भाई, सेंटीमीटर में है तो हम जानते हैं ए स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको हम मीटर में बदल देंगे, ठीक है, तो 10 ए का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर इनटू एरिया, ये अभी जो आया है ना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप जानते हैं, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई 100 से डिवाइड कर दो, और वहां पे स्क्वायर लगा है तो उसका 4 हो जाएगा, ऊपर लेके आएंगे तो पावर का माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर आपको माइनस का 2 मिल जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ गई, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो फाई बराबर EA cos थीटा होता है, समांतर जब आता है ना तो कोण आपका 0 बनता है, ठीक है,
ई का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, ठीक है। और उसके बाद एरिया कितना है 10 की पावर -2, ठीक है। इसका मान कितना होगा 1, क्योंकि समांतर आ रहा है ना। और कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अच्छा 5 ये घट जाएंगे, 10 की पावर कितना बचेगा 1, यानी कि 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा ये आपका पहला फ्लक्स हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि पृष्ठ का तल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तल एक्स अक्ष की दिशा से, एक्स अक्ष की दिशा से, ये जो तल है ना अब वो ऐसे नहीं है, एक्स अक्ष की दिशा से है, ठीक है, ऐसे करके है। ये जो एंगल है ना एक्स अक्ष की दिशा से कितने कोण पर है 30 डिग्री पर है, ठीक है। ये 30 है भाई, समझो अच्छे से। इसका जो तल है ना यहाँ से 30 है, तो हम जानते हैं ये ऐसे झुक गया होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको 30 पता है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 30 है ना, तो ये आपका 60 होगा, 90 माइनस 30 कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड फ्लक्स होगा ई ए कॉस, ध्यान रखें जब तल से बोले है ना, किससे बोले तल से, ये वर्ड बोल दे तल से, ठीक है। तो आपको 90 माइनस जो एंगल देगा 60 देगा तो 60 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 30 देगा तो 30 ले लेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। इसका मान तो अपने पास आ ही चुका है, 50 आया है, ठीक है। इंटू कॉस कितना होगा 60 होगा भाई, ठीक है। और कॉस 60 का मान कितना होता है बताइए जरा, 1/2 होता है, काट देंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, 3 नंबर में फ्री में है, मिल जाएंगे। अच्छा इसको देखिए, एक हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र को हम जानते हैं भाई सी से डिनोट करते हैं, उसका सी दे रखा है 10 पिकोफैरेड दे रखा है, ठीक है। 10 इंटू 1 पिको में कितने होते हैं -12 फैरेड होता है, ठीक है। वोल्टेज आपको दे रखा है भाई 50 वोल्टेज दे रखा है। कह रहा है संधारित्र में किसी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है, तो आप जानते हैं U बराबर हाफ CV² होता है। मान रख दो, सॉल्व कर लो ना, फॉर्मूला बेस है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे एक क्वेश्चन है ना 1 नंबर में, तो आपको करना आना चाहिए है ना। तो 10 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V की वैल्यू रखो आप ये 50 इंटू 50, ठीक है। अच्छा देखिए आप, अगर हम इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करना चाहें, 1 2 3 0 तो माइनस हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे, 25 अपान कितना 2, और यहाँ पे घट गए भाई 3 0 माइनस हो जाएंगे, 10 के पावर माइनस के कितना 9, ठीक है। और ये 25 का आधा 12.5 इंटू 10 के पावर माइनस के 19, इतना जूल आपका ये आ गया। मतलब इतना जूल आपका इस संधारित्र में क्या क्या होगा भाई, संचित होगा, है ना, अगर इतना वोल्टेज दिया जाए तो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपके लिए है ना और बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपने है ना ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, थोड़ा कम समझ में आते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा सा हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इजीली तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्र में संचित आवेश की गणना कीजिए। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्या होता है कि पहले ही है ना, ये जो हमारा कैपेसिटर है ना, जैसे बैटरी ऑन करते हैं, ठीक है, बैटरी क्या करते हैं ऑन करते हैं ना, तुरंत एक कैपेसिटर चार्ज होकर कहता है अब मुझे चार्ज नहीं चाहिए, ठीक है। जब चार्ज नहीं चाहिए तो इधर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, तो वो चार्ज हो चुका है। फिर उसके बाद जो भी आपका करंट फ्लो करना होगा ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि ये भी किसी काम का है ही नहीं, ठीक है। तो उस अवस्था को हम स्थायी अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्थायी अवस्था में जो धारा होगा, धारा, ठीक है, I बराबर V अपान क्या होता है प्रतिरोध, भाई वोल्टेज कितना लगाया आपने 20। अच्छा बताओ, इसको अगर ना देखा जाए तो ये श्रेणी क्रम में होंगे कि नहीं होंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का क्या कर लेते हैं योगफल कर लेते हैं, 4 और 5 9 और 1 10, ये काट देंगे, आई का मान कितना आ गया 2 एम्पेयर, ठीक है। अब सुनो, जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा ना उतना ही यहाँ पर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये और ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B, A व B के बीच विभवांतर या संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर क्या होता है I इंटू R, ठीक है।
आई कितना करंट आया था 2 एम्पियर, और इनके बीच में है ना कितना रेजिस्टेंस होगा 4 और 5 9 गुणा कर लेंगे कितना हो गया 18 वोल्ट हो गया, यानी कि 20 वोल्ट दिया था उसमें से 18 वोल्ट ये दोनों यूज कर लेंगे, उसके बाद 2 वोल्ट कौन यूज करेगा 1 ओम। ठीक है, अच्छा 18 वोल्ट जो आया ना वो इनके लिए आया है। ठीक है, इनमें भी 18 वोल्ट होगा और इसमें भी कितना होगा 18 होगा। चलो संधारित्र में तो हमें वोल्टेज मिल गया। ठीक है, अच्छा आवेश निकालना है तो देखिए ये श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में बताओ आवेश सेम होते हैं ना, जब आवेश सेम होते हैं तो इनका तुल्य धारिता निकाल लो। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कितना होगा। ठीक है, सी बराबर देखिए श्रेणी क्रम में ऊपर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अपान, ठीक है, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू कितना 6, तो आप देखेंगे 10 अपान कितना हो जाएगा भाई 24। ठीक है, ये तो सी का मान आ गया माइक्रोफैरेड में। अच्छा सर, अब आवेश की अगर हम बात करें, आवेश क्या क्या देखिए Q बराबर सी भी होता है। ठीक है, Q बराबर क्या होता है दोनों संधारित्र में, ऐसे लिखोगे दोनों संधारित्र में आवेश। ठीक है, आवेश कितना होगा Q बराबर भाई श्रेणी क्रम में है ना तो इसलिए दोनों में सेम होगा। सी का मान ये है 10/24 इंटू वोल्टेज कितना आया था 18 है ना, काट दो इसको 6 से, 6 3 जा, ये 6 4 जा। ठीक है, और 4 से 10 में डिवाइड कर दो, कर सकते हैं ना, तो 2.5 आ जाएगा इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना 6 7.5 है ना माइक्रोकूलम, इतना आपका माइक्रोकूलम आएगा, यानी कि जो चार्ज होगा ना वो 7.5 माइक्रोकूलम आएगा। इसका आप गुणा कर लेना, जो आएगा वो आंसर होगा। सेम ये समझ में आया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए करंट उन्होंने फ्लो करके दे दिया, वोल्टेज नहीं लगाया, बोला कि इसमें संचित ऊर्जा बताओ, तो सुनो यहाँ का जितना वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ का भी तो होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो पता है ना, जो ऊर्जा पता है संधारित्र में वो U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर पता है। ठीक है, सी का मान तो अपने पास है हाफ, सी का मान कितना है 2, माइक्रो में है तो 10 की पावर -6, बी नहीं पता है तो बी हम ऐसे ले आएंगे स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में। ठीक है, अवस्था में विभवांतर जो होगा विभवांतर, ठीक है, V बराबर भाई करंट आया था 2 एम्पियर है ना, ऐसे पास हो जाएगा स्थायी अवस्था में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा I इंटू R होता है ना, तो R का मान कितना होगा 5, ये 10 हो जाएंगे इंटू करंट कितना आया 2, तो यानी कि टोटल 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे मान रख दो 20 इंटू क्या कर लेंगे 20, 1 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये 2 जीरो इसमें माइनस हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 4 इंटू 10 की पावर कितना -4, आपका ये आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आसान होते हैं यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। वोल्टेज नहीं है तो करंट है, करंट से वोल्टेज बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात है ना स्थायी अवस्था में होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो बच्चों अब देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अभी तक जो हमने किया है ना वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, और अब आगे जो भी करेंगे ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में है ना आने के बहुत ही ज्यादा चांस है, हो सकता है इस टाइप के आए लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से है ना इसको आप है ना 1 बार 2 बार रिवाइज करिए, है ना क्वेश्चन कैसे हो रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तांबे के एक तार को जिसका अनप्रस्थ काट है ना इतना मीटर स्क्वायर दे रखा है, क्षेत्रफल दे दिया है। अनप्रस्थ काट का मतलब होता है तार का क्षेत्रफल। भाई कौन सा तार है, ये तार है ना, ये वाला जो क्षेत्रफल होता है ना इसी को अनप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक है, में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान बता दो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको है ना करंट दे दिया है कितना 3.2 एम्पियर, और उसके बाद उसका एरिया दे दिया है कितना A, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ना धारा घनत्व तो बता दो। आप अच्छे से जानते हो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व तो कहते हैं। इसको हम किससे शो करते हैं, J से। ठीक है, तो J बराबर है ना I अपन कितना होता है A, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो आप इसका डेफिनेशन को भी याद रखें। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो I का मान कितना 3.2 अपान A का मान 2.2 इंटू 10 की पावर -6 है ना, इसी को सॉल्व करना है। ये इसको काट देगा 1.16 है ना, 16 के वजह से डबल है
और ये ऊपर जाएंगे तो पावर आपके प्लस हो जाएंगे, कितने होंगे, प्लस के 6 होंगे, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट अगर हम ये वाला सेकंड वाला देखें तो इसमें देखिए आप 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या है ना, आर का मान कितना दे रखा है, ये वाला आपका पहला हो गया, ठीक है। अब इसके हम आंसर को करते हैं, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या आपको दे रखी है, आर का मान 0.5 मिलीमीटर है, तो आप बताओ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर कितना, -3, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। एक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, n की बात कर रहा है वो, ठीक है, 4 × 10 की पावर 28, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, तो आपको क्या बताना, अनुगमन वेग की गणना करनी है, तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं, क्या जानते हो, I बराबर क्या होता है, NEA/VD होता है, VD ही तो निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप VD की वैल्यू निकाल लो, VD बराबर I/NEA, ठीक है। I की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ, I का ये है 0.5 है, अपन N का मान कितना, 1.6 × 10 की पावर -19, अब N का मान रख दो, वैसे तो ये तो हमने E का मान रखा है, N का मान कितना है, ये है देखो 4 × 10 की पावर 28, ठीक है, इंटू एरिया कितना दे रखा भाई आपको, है ना, यहाँ से रेडियस पता है, ठीक है, तो एरिया कितना होगा, πr² होगा, ठीक है। तो एरिया रेडियस की वैल्यू ये पूरा रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, VD बराबर 0.5 अपान, ठीक है, 1.6 × 10 की पावर, है ना, ये घट जाएंगे पावर, है ना, 28 में से आपका 19 जाएगा, है ना, कितना बचेगा बताओ, 4 × तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस के कितना, 9 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा और आगे नेक्स्ट यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 3.14 × और आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये है आपका 0.5 × 10 की पावर -3, अच्छा, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वो आपका VD का मान होगा, ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। हाँ, नहीं आया तो फिर आप मुझे बताना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप सॉल्व कर लें, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, कर पाएगी नहीं कर पाए सॉल्व, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, इसका स्क्वायर खोल देंगे और उसके बाद इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे ना, इतने को, ठीक है, आप डिवाइड करके देखो, शायद आपके पास है ना, VD बराबर 6.5 × 10 की पावर 6.4 × 10 की पावर 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 1.6 × 4 यहाँ पे 10 की पावर कितना है, 9 है, ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये पूरे कटे जाएंगे, है ना, और इसका इंटू इसमें मतलब ये पावर काट देगा, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें और इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए ये नेक्स्ट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये ऐसे क्वेश्चन एक आएंगे 3 नंबर में, तो इसके थोड़े मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, है ना, कैसे सोचते हैं और फिर उसको, है ना, इसको आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कोई अगर हमारे पास चालक है, क्या है, चालक, ये एक चालक है, स्टार्टिंग में इसके जो रेजिस्टेंस है ना, मान लीजिए 0 सेंटीग्रेड पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो R0 है या R0 कह सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं जब चालक के ताप में वृद्धि की जाती है ना, क्या की जाती है, वृद्धि, डेल्टा टी की, है ना, तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, डेल्टा आर। तो इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा ना, जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो कहेगा सर देखो R0 पहले से था और डेल्टा आर बढ़ गया है, इतना हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालें डेल्टा आर, तो देखिए डेल्टा आर जो होता है ना, 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला नंबर तो इसके इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है और सेकंड थिंग
जो डेल्टा आर है ना वो उसके इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेल्टा जो टी है ना आपका टेम्परेचर है जो चेंज हुआ है ना। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए है ना तो प्रोपोर्शनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेल्टा टी आर नॉट इंटू डेल्टा टी, आर नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है, ठीक है। उसका जो नाम होगा ताप प्रतिरोध गुणांक होगा, उसका नाम अल्फा है। ये प्रोपोर्शनल का साइन है और ये आपका अल्फा है, आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अब आप कहेंगे सर देखो डेल्टा आर आ चुका है, यहीं पे मान रख दो तो आपको आर फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। आर नॉट 1 प्लस ये मान रखेंगे अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉमन है, आर एफ बराबर आर नॉट, ठीक है। मतलब ये एक समीकरण आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये देखिए जो आर नॉट है ना ये प्रारंभिक किसी टेम्परेचर पर बात कर रहा है, ठीक है। मतलब 0 सेंटीग्रेड हो सकता है आपका, जैसे अभी हमने यहाँ पे मान लिया था 0 सेंटीग्रेड पर इसका जो प्रतिरोध है वो R0 या R नॉट है, ठीक है। वैसे दो मतलब किसी टेम्परेचर पे मान दे तो वो अपना जनरल होता, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले ना क्वेश्चन में समझना पड़ता है दिया क्या है, ठीक है। ये आपका ताप प्रतिरोध गुणांक है, ताप प्रतिरोध गुणांक है, गुणांक। तो अच्छे से समझो, यहाँ पे एक प्लेटिनम आप जानते हैं एक मेटल होता है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड पर, जब इसका टेम्परेचर है ना ध्यान से समझो, जब इसका टेम्परेचर है ना 0 सेंटीग्रेड है, कितना 0 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उस समय इसका प्रतिरोध कितना होता है, मतलब R0 भाई 3 ओम होता है। और जब है ना इसका ताप 100 सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, यानी कि जब टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड होता है तो इसका रेजिस्टेंस R100 जो है वो कितना हो जाता है, बढ़ जाता होगा थोड़ा, 3.75 ओम, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट कह रहा है किसी अज्ञात ताप पर, है ना, वो ताप हमें पता नहीं है, ठीक है। उस ताप पर मान लीजिए किसी T बराबर T टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध RT है ना कितना है 3.15 ओम है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है ना ये वाला ताप बता दो, है ना, इसी की वैल्यू आपसे कह रहा है फाइंड करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो एक मिनट, जैसे अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए, ये अगर अपने को पता है फाइनल रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, R0 मतलब इन स्टार्टिंग वाला पता है, ठीक है भाई, कितना है 3 है। क्या अल्फा आपको पता है? नहीं पता है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ना, पहले आप अल्फा लेके आओ, ठीक है। तो हम अल्फा में ना इसके लिए पहले बात कर लेंगे, इसमें कितने का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो सुनो पहले R100 पे लगाते हैं, ठीक है। मतलब फाइनल रेजिस्टेंस हम मान के चल स्टार्टिंग में इतना था, यहाँ से यहाँ आता है, तो भाई फाइनल आपका R100 है तो ऐसे लिखा जाएगा R100 बराबर R0 प्लस R0 इंटू ताप में वृद्धि कितना हुआ बताओ, 100 ही तो हुआ इंटू अल्फा, ये अल्फा का मान निकाल दो यहाँ से, ठीक है। इसको इधर भेज दो, R100 माइनस के R, ठीक है, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, R नॉट इंटू कितना R100 बराबर अल्फा, ये अल्फा का मान आ गया। अब तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। आपको इस टेम्परेचर पर मतलब किसी T टेम्परेचर पर आपको प्रतिरोध मतलब टेम्परेचर ही तो निकालना है। तो एक काम करो आप, है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब दोबारा हम यही समीकरण लगाएंगे, RT बराबर है ना R0 1 प्लस अल्फा, ठीक है, R0 इंटू भाई वो टेम्परेचर मुझे नहीं पता, वो हमने मान लिया T है, ठीक है। T माइनस 0 करोगे कितना आएगा, T ही तो आएगा। ताप में अंतर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा T यही तो होगा, 0 से हम बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक काम करो, इसको उधर भेज दो आप, RT माइनस R0 बराबर, यहाँ पे अल्फा का मान हमें पता है, कितना पता है यार, देखो ये पता है पूरा मान, ठीक है, मान रख दो आप, R100 माइनस के R0 अपान R0 इंटू कितना 100, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये अल्फा का मान रख दिया यहाँ पे, ये आपका R0 इंटू T, देखो ये कट गए, ठीक है, R0, ठीक है। अब इधर कहीं प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, तो एक काम करना, इसका इंटू इधर कर दो, RT माइनस
R0 इंटू कितना 100 और अपान में ये सब आ जाएंगे, है ना, R100 माइनस के R0, ठीक है, बराबर इंटू टी। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये डायरेक्ट याद कर लो तो आंसर आ जाएगा। बुक में ये डायरेक्ट लिखे होते हैं, कभी डिराइव करके नहीं बताते हैं, ऐसे आया है। ठीक है, तो बुक वाले जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ मतलब हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा फॉर्मूला। तो देखो R किसी टेम्परेचर पर आपको प्रतिरोध दे रखा है 3.15 माइनस, और प्रारंभिक रेजिस्टेंस 3 है अपान ये मान कितना है 100 वाला 3.75 माइनस, ठीक है, और स्टार्टिंग का कितना है 3 और इंटू 100 है भाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, घटा लेते हैं, घटाने के बाद कितना बचेगा 0.15 अपान, है ना, यहाँ पे घटाएंगे 0.75 और इंटू किससे करना है 100 से तो करना है, पॉइंट हटा सकते हैं, ये इसको काट देगा कितनी बार 5 बार और 5 इसको काट देगा, है ना, 20 बार। तो जो टेम्परेचर आएगा 20 सेंटीग्रेड आएगा। कितना आएगा 20 सेंटीग्रेड आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, और अब आप है ना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। तो भैया देखो एक और बढ़िया सा आपके लिए है ना 3 क्वेश्चन ये सेट है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, है ना, समझना इसको, इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन है ना, मतलब आज तक जितने भी किए हैं, आज जो ये सारा लेक्चर है ना, जो भी हो जाए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो आपके है ना एनसीईआरटी प्लस 2020 और 2019 2018 और एनसीईआरटी से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ सकते हैं, है ना, या बन सकते हैं, या कुछ तरीके, है ना, वो सारे इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो आप इसको बस देखते रहो, और सारे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बनाए, थोड़ा सा यहाँ पे डाटा चेंज कर दे, मेथड तो एक ही होगा ना, बस बोर्ड वाले और करते क्या है, यही कर देते हैं, और क्या। देखिए इसमें बोला है भाई 2 बल्ब है, एक आपका 60 वाट का है, एक 40 वाट का है, दोनों किस पर जलने के लिए बने हैं 220 वोल्ट पर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि भाई हम 220 वोल्ट सप्लाई भी कर रहे हैं, और इनको किस क्रम में लगा रखे हैं, श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी है। तो देखो जब हमें ऐसा करना हो ना, श्रेणी क्रम पता हो और समांतर क्रम पता हो, ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम कुछ तरीके लगाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर 2 बल्ब, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें लग रखे हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, 2 बल्ब हैं, ये मान लीजिए, है ना, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में है, काय में है, श्रेणी क्रम में, तो इनका जो P नेट होगा P1 प्लस P2 कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, और उसके बाद अगर यही चीज है ना आपका किसमें होता भाई, बोलो ना, ये किसमें होता, समांतर क्रम में लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम में होता क्या, एक मिनट, श्रेणी क्रम में, यहाँ पे लिखना था श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये आपका होता है 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/ कितना P2। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में, ठीक है, तो समांतर क्रम में जो P होता है ना, P1 प्लस P2 हो जाता है, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समांतर में नहीं पूछा, लेकिन अगर कल को पूछे तो ऐसे कर सकते हैं। श्रेणी में पूछा है तो देखिए P1 का मान ये है और P2 का मान ये है, मान रख देंगे यहीं पर 1/, कितना 60, 1/, कितना 60 प्लस 1/, कितना बोलो 40। ठीक है, और मान रख दो, और इस P की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यही तो होगा इसका तुल्य शक्ति। तो 1/60, इन दोनों का एलसीएम 240 होगा कि नहीं होगा। ठीक है 240 होगा। अब 60 को है ना ऊपर बनाना, 240 कैसे बनेगा ये, जब हम इसमें 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें कब बनेगा, जब 6 से कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 10/20, 240, एक 0 कट गया, तो P 1/T है, तो 1/24 है, तो P बराबर कितना आएगा 20 देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ना,
ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो थोड़ा क्या है ना कि ये वीडियो में रात में बना रहा हूँ, लगभग अभी बज रहे हैं 2, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि आवाज एकदम क्लियर आ रहा होगा। अभी सब दिन में क्या होता है ना, आवाज होने लगता है, इस वजह से नहीं बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए आगे नेक्स्ट ये आपके लिए जग रहा हूँ, ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करें। चलिए P1 की वैल्यू अगर रख दिया जाए भाई 60 प्लस ये आपको 40 है। अगर इनको सॉल्व किया जाए कितना हो जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये आप नोट कर लें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको करने से पहले कुछ आपको कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद है ना इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसको हम समझते हैं। कुछ नहीं था यार, इसमें है ना शक्ति ही निकालनी थी, ठीक है। तो आप गलत मत कर देना, ये आप ध्यान रखिए। श्रेणी क्रम में 1/P1 प्लस 1/P2 चलता है और यहाँ पे समांतर में प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और हो सकता है आपसे इसमें प्रतिरोध पूछ लेता, मान लीजिए इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पावर बराबर V² क्या होता है R, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से है ना इस R को इधर ले जाएंगे, पावर इधर ले जाएंगे, या ये फॉर्मूला होता है I² × R, ठीक है। और आपका होता है W/T। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, क्या करोगे इतना जान करके, ठीक है। हमें इससे काम नहीं है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन है ना केवल इन्हीं दोनों से सॉल्व होंगे, ठीक है। बस यही इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, करंट निकालना होगा तो यहाँ से बात कर लेंगे, नहीं ओम्स लॉ पता है वहां से निकाल लेंगे जब रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, वोल्टेज पता होगा, ठीक है। तो दिमाग वही लगाना है, पावर से ज्यादा कुछ डरना वरना नहीं है, ठीक है। बस आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको सेकंड करते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, खुले परिपथ में एक सेल, इसको हटा दो ऊपर वाला, ठीक है। देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। देखिए एक खुले परिपथ में एक सेल है और उनके बीच विभवांतर जे है। थोड़ा कंसेप्ट देखो, है ना। अगर अपने पास मान लीजिए एक सेल है, आपको ये दिख रहा है, एक ये सेल है, ठीक है। और हम जानते हैं हर सेल में अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये सेल की जो खुद की वोल्टेज होती है उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। हम इसको ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ई से। मान लीजिए इसके बाह्य परिपथ में एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहां से जो करंट निकलेगा, मान लीजिए कितना निकलेगा, आई, ठीक है। तो ये तो आई कहेगा, देखिए सर आपके पास विद्युत वाहक बल ई था, ये 2 जगह ड्रॉप होगा, ठीक है। मतलब जो ई है ना ये 2 जगह ड्रॉप होने वाली है, आई इंटू आर स्मॉल आर प्लस, और यही आई इसमें ड्रॉप होगा आई इंटू कैपिटल आर में। भाई ये दोनों वोल्टेज ही तो है, 2 जगह वोल्टेज खर्च होंगे, एक यहाँ पे खर्च होंगे, एक यहाँ पे खर्च होंगे, ठीक है। V1 और V2 में, ये जो आपका V2 है ना यही आपका विभवांतर है, ठीक है। और E को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालना चाहो, क्या यहां से I कॉमन है? देखो ना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर E, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, E/, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अरे चाहे जैसे लिख लो, पहले स्मॉल आर लिख लो फिर उसके बाद कैपिटल आर। आपने ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे, डायरेक्ट लिखे होते हैं ना, ऐसे ही आए हैं, ठीक है। मतलब ये समझना पड़ता है, इस ये वाली बैटरी है ना 2 जगह ड्रॉप हो रही है, एक यहाँ पे ड्रॉप हो रही है और एक यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो आओ आपको समझते हैं। एक खुले परिपथ में एक सेल प्लेटों के बीच विभवांतर है ना 1.5 वोल्ट है। अच्छा इतना वोल्टेज है, तो इस सेल को है ना, इस सेल को 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर है ना इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बना करके सेल के आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे आओ समझते हैं। आपको खुले परिपथ में एक सेल के बीच है ना, आपको ये विभवांतर दे दिया है, ई का मान दे दिया है 1.5 वोल्ट दे दिया है, और 10 ओम प्रतिरोध पर जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर V दे दिया है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखेंगे इस वाले टर्म को V कहते हैं, ठीक है। हाँ V दे दिया है कितना, अब भाई 1.2 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, कितना है 10 ओम है। अच्छा इतना सब दे दिया है। वैद्युत परिपथ बना करके सेल के आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, अरे यार ये तो सब आसान है, ठीक है।
देखिए हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कर लेंगे, ये सेम सर्किट बना लेंगे और क्या, कुछ थोड़ी है इसमें, ये है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये ई हो गया और ये आपका स्मॉल आर हो गया और ये आपका कैपिटल आर हो गया। ये 10 ओम है। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू 1.5 पता है और यहाँ पे जो विभवांतर है कितना पता है, बोलो ना 1.2 वोल्ट पता है। ठीक है, अच्छा तो आओ यार, है ना, यहाँ से स्मॉल आर निकाल लेते हैं, है ना, ये वाला समीकरण लगा दो, है ना। हम जानते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लिख लेना, हम जानते हैं आई बराबर, ठीक है, आई बराबर कितना, ये अपान कितना भाई बोलो, ये अपान कितना, नहीं याद है। अच्छा देखो, आपको है ना करंट नहीं पता है, करंट निकालने का बहुत बढ़िया तरीका, यहाँ का विभवांतर पता है ना, पता है कि नहीं पता है भाई, इसका विभवांतर पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो हम धारा तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, धारा बराबर आई बराबर वी अपान क्या होता है आर। ठीक है, वी का मान कितना होगा 1.2 और रेजिस्टेंस कितना है 10, डिवाइड कर देंगे 0.12 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध के लिए बात करें, ये वाला समीकरण लगा दो आप। ठीक है, हाँ आराम से कर लेंगे। तो देखिए आई बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई की वैल्यू है ना पता है, आई का मान कितना है 0.12, ई का मान कितना है बोलो ना, कितना दे रखा था 1.5 अपान कैपिटल आर कितना दे रखा है 10 प्लस, ठीक है स्मॉल आर, क्या स्मॉल आर यहाँ से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका इसमें करो, तो ये पॉइंट है ना एक नंबर के पीछे आ जाएगा 1.2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 0.12 इंटू आर बराबर 1.5, इसको इधर पहले भेज दो, तो 0.12 आर बराबर है ना, ये इधर आएगा 0. कितना हो जाएगा 3, और इसको इधर भेजो, आर बराबर 0.3 अपान है ना 12, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ऐसे ऐसे पॉइंट हटा दो। ठीक है, तो 30 अपान कितना आ गया 12, और डिवाइड करना आता है सबको, है ना, पहले कितने बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, और 6 बचा और 5 बार, तो 2.5 ओम आपका आ गया, है ना। आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2.5 ओम है, और जो आपका करंट है 0.12 एम्पियर है। ये बातें आपको शायद समझ में आई होंगी। अब इसी पर है ना, हो सकता है आपसे है ना ऐसे बोल दे, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए ऐसे भी कभी कभी बोल सकता है कि यहाँ का वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज आपको नहीं देगा, ठीक है, यहाँ का आपको प्रतिरोध दे देगा। ठीक है, हो सकता है प्रतिरोध भी ना दे, है ना, और हाँ उसमें करंट दे देगा, आर का मान दे देगा। तो पूछा क्या जाएगा आपसे, या तो वो बोल देगा ई का मान बता दो या तो आर का मान बता दो। ठीक है, और ऐसे वो कंडीशन डालेगा कि दो अलग अलग कंडीशन में कहेगा सर इनका जो विभवांतर होता है सेम होता है। ठीक है, तो विभवांतर को बराबर करके स्मॉल आर का मान निकाल लेंगे, जब स्मॉल आ जाएगा तो ई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, तो थोड़ा आपको और प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ देखिए भैया, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें अभी जो हम बात कर रहे थे ना उसी टाइप का सेम, और हाँ ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसका लॉजिक समझिए। है क्या ये, हमें कह रहा है ना 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध का मतलब होता है कैपिटल आर। ठीक है, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर इतनी धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, तो होती है, तथा फिर उसके बाद प्रतिरोध का मान क्या करता है ना, घटा देता है। 30 की जगह कितना, मतलब 60 की जगह कितना कर देता है 30, तो उस समय धारा कितना प्रवाहित होता है 0.5। फिर मुझसे कह रहा है ना बैटरी के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना प्रथम स्थिति में कह क्या रहा है मुझसे, है ना। अच्छा, आप प्रथम स्थिति में कैसे क्या बात करेंगे, देखिए आपको पता है ई बराबर है ना आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अरे आई बराबर भी बताया था ना, ई अपान कितना होता है आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है ना, बस। तो स्टार्टिंग में देखिए हमें ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा जो भी ई लगा होगा भाई सबके लिए सेम होगा, बस रेजिस्टेंस को ही तो चेंज किया जा रहा है। आई का मान पहले स्टार्टिंग में कितना होता है 0.3 होता है, और आर नहीं पता स्मॉल आर, बट कैपिटल आर पता है कितना होता है 60 ओम लगाया जाता है। तो इतना
आपका टर्मिनल विभवांतर मतलब विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत वाहक बल बैटरी चेंज नहीं की जाती है, प्रतिरोध को चेंज किया जाता है। और द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है, द्वितीय स्थिति में, ठीक है, देखिए द्वितीय स्थिति में कह रहा है कि प्रतिरोध को घटा करके, मतलब जो आपका 60 था ना उसको घटा करके कितना कर दिया जाता है भाई देखो स्मॉल r प्लस 30 कर दिया जाता है। तो उस समय करंट का मान कितना होगा, 0.5 होगा। तो ई दोनों के लिए सेम होगा, समीकरण 1 है, ये 2 है, दोनों को बराबर कर दो, 1 हुआ 2 से। भाई सेल चेंज नहीं हुआ है, सेल अगर चेंज नहीं होगा तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो 0.3 दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। तो स्मॉल r प्लस 60 बराबर 0.5 इंटू r प्लस 30, ठीक है। अच्छा पॉइंट पॉइंट ऐसे हटा सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3r प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 180 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो आपका आ जाएगा 5r और यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 150 हो जाएगा। क्यों, 150 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 5r, देखो ध्यान से, ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा 3r और ये 150 को उधर भेज दो, 180 माइनस के कितना 150, ठीक है। ये आपका 2r बचेगा और यहाँ पे 30 ही तो बचेगा, ठीक है। इसको ये काट देगा, कितना आ जाएगा 15, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस आया 15 ओम आया, आंतरिक प्रतिरोध, है ना। समीकरण 1 से बात कर लेते हैं, जो विद्युत वाहक बल होगा, ये तो पूछा है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई बराबर 1 से बात कर लो 0.3 इंटू आर का मान कितना है 15 प्लस 60, ये गुणा गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, है ना, 0.3 और ये आपका हो जाएगा 75, मल्टीप्लाई तो करना आपको आता है 5 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 122, ठीक है। इतना आपका वोल्टेज होगा 22.5, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स कर लो, ठीक है। यही मैं समझा रहा था, है ना, अगले वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लो, ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, ये भी 3 नंबर में आया है, देखो कैसे करना है इसको। देखिए आपसे कह रहा है ना, एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना करनी है, चालकता की गणना करनी है। चालकता देखो जो चालकता होती है ना, चालकता, ठीक है, सिग्मा मान लीजिए, ये प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अब आप कहोगे सर व्युत्क्रमानुपाती रो का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हो R बराबर रो, है ना, L/A होता है। तो यहाँ से रो का मान निकाल लेंगे, रो बराबर क्या होगा, ऐसे मतलब रो का मान निकालो यहाँ से, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, RA अपान कितना L होगा, ये मान यहाँ पे रख दो, RA अपान कितना L, ठीक है। अच्छा देखो आप ध्यान से, ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो LR इंटू A, मान ही तो रखना है यार, कितना आसान हो गया। तो देखो पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए, उसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर है, अच्छा 3 लो हमने रख दिया, और परिच्छेदित क्षेत्रफल कितना है 0.02 है, 0.02 है, अच्छा प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, ठीक है। अच्छा सर मीटर में तो कोई यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 300 हो गया और इनका गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे भाई बोलो, भाई पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 और इसको इसमें डिवाइड कर दो, आप बताओ यह चला जाएगा 75.5 बार, है ना। इसका डबल 150, 150 का डबल कितना होता है 300, ठीक है। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधकता का उल्टा करना है ना मात्रक, इसका मात्रक ओम मीटर होता है तो उल्टा कर दो ना, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। आई होप बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको 3 नंबर में नहीं पूछना चाहिए, 1 नंबर में पूछ लेना चाहिए। चलो ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब देखिए करते हैं कुछ विभव मापी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, है ना। तो देखिए क्या होता है कि ये आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है। इस वायर का या तो बुक में, है ना, रेजिस्टेंस दे देता है या तो हमें निकालना पड़ता है,
ठीक है। और उसके बाद वैसे रेजिस्टेंस दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है ना, इसी के समांतर में एक बैटरी लगाते हैं, जो हम कहीं से लेके आते हैं, हमें तुलना करना होता है कितना इसका वोल्टेज है, उसी के वोल्टेज हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब निकालते कैसे उस बात को हम समझते हैं। देखिए ये इसके इसके समांतर क्रम में होता है, ठीक है। ये वाली बैटरी है ना, इसके समांतर क्रम में होती है। तो आप कह सकते हैं सर इनके बीच का, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है ना, मान लो आपका कोई पॉइंट है ये जे, ठीक है। इनका मतलब ए और जी के बीच का जो विभवांतर होगा, ठीक है, विभव होगा, वो इस E2 के बराबर होगा, ठीक है। E2 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि V की वैल्यू हमें अगर पता चल जाए तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो एक होता है टर्म आपका विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। अब ये विभव प्रवणता क्या होती है, इसको हम K से डिनोट करते हैं। ये कहता है सर एकांक लंबाई में विभव में होने वाली पतन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। अब भाई मान लीजिए एकांक लंबाई में K, विभव में पतन हो गया, यहां से यहां तक लंबाई मान लीजिए L था, तो L से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये जो K है ना, एक टाइप का विभव ही है, एक टाइप का क्या है, विभव है। अगर आपको है ना एकांक लंबाई में अगर धारा पता है, धारा मान लीजिए पता है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध पता है, ठीक है, क्या पता है, प्रतिरोध, ठीक है, इंटू L कर देंगे, तब भी आपका K का मान ऐसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन समझो, है ना। जब ये नहीं दिया होगा K तो हम यहां से बात कर लेंगे, जब K डायरेक्ट दिया होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है, इसका प्रतिरोध कितना है, यहां से यहां तक RAB का 10 ओम है, ठीक है। और एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, R आपको एक जोड़ दिया गया 40 ओम का, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए भाई, 40 और 10, भाई श्रेणी क्रम में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 50 ओम। आपके पास जो वोल्टेज है ना, E का मान कितना आपने लगा रखा है, 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट हो गया। करंट निकाल लो आप, ठीक है। अरे यार जब रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता हो तो करंट निकाल लेंगे। V मान क्या होता है, R, V की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 50, इसको इससे काट देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 25, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे 0.04, ठीक है, एम्पियर आ जाएगा। अच्छा इतना धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, धारा मापी जी में अविक्षेप यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति में इसका मान बताना है E2 का। अब बताओ ना, E2 निकालना है यानी कि K इंटू L निकालना है। L तो अपने पास है, क्या सेंटीमीटर है, 40, कितना है, 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, K, है ना। तो हम विभव प्रवणता निकालेंगे, विभव, ठीक है, विभव, अरे यार निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, या विभव पतन बोल दो, विभव प्रवणता हम लिखेंगे, ठीक है। K से डिनोट करते हैं तो ये कहेगा सर एकांक लंबाई में इतना धारा गया था, तो 0.0, मतलब धारा तो इतनी गई है, एकांक लंबाई हमें चाहिए, एकांक लंबाई चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो। तो एकांक लंबाई से हम क्या कर देंगे, कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़ पानी, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो देखो एकांक लंबाई से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एकांक लंबाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे एकांक लंबाई होगा, जैसे ये तो आपका है ही है कि मतलब K की जगह हमने I अपान रो लिखा था इंटू L, ठीक है। तो इस रो का मतलब क्या होता है, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में क्या, धारा। अच्छा तो ये तो आपका आ गया, ये क्या चीज है, बोलो, विभव प्रवणता निकालना है ना। तो ये कहेगा सर धारा तो आपको पता है, विभव निकालना है एक टाइप का, आपको क्या निकालना है, विभव, धारा पता है, एकांक लंबाई में आप क्या ले आओ, प्रतिरोध ले आओ, ठीक है। कितना होगा, मतलब एकांक लंबाई तार की लंबाई बता दो आप। तो देखो हम निकाल सकते हैं इसको कैसे, यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना टोटल लंबाई कितनी थी, 100 सेंटीमीटर थी, हमें 40, देखो ये तो आपके करंट आ गया ना, मतलब आप जानते हैं विभव V बराबर क्या होता है, I इंटू R, यही तो होता है। तो I तो अपने को पता है, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो 100 सेंटीमीटर में 40, मतलब 100 सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है, 100 सेंटीमीटर में जो प्रतिरोध है कितना है,
अरे देखो ना 10 ओम है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा बस। तो देखो कहेंगे सर 10 ओम है 100 सेंटीमीटर में, तो एक में कितना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये कट जाएंगे और इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, 0.0 एक और 0 आ जाएगा 4, ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा यहाँ पे बस मान ही तो रखना है, तो यहाँ पे इस पूरे का मान मुझे पता चल चुका है, विभव परिवर्तक यानी कि के का मान 0.004 इंटू एल का मान कितना है 40 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनका इनमें, तो एक 0 तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ ले आएगा, ठीक है, तो पॉइंट और इस 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 16, आपको मिल जाएगा वोल्ट, ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना 16 वोल्टेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, ये आपके है ना बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है 3 नंबर का, तो बहुत ही आसान है। इसके जो स्टेटमेंट है ना थोड़े बड़े हैं लेकिन बहुत ही आसान है, आप समझिए इस बात को। देखिए है क्या, हमारे पास एक विभव मापी का 1 मीटर लंबा तार है, मतलब यहां से यहां तक जो लंबाई है 1 मीटर है, और इसको एक प्राथमिक सेल E1 से जोड़ दिया गया है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल 1 मिनट, और एक अन्य मतलब जोड़ा गया है, और दूसरा एक विद्युत वाहक बल है जिसका जो वोल्टेज है 1.02 वोल्ट है, ये है भाई, ठीक है। दिए गए परिपथ में चित्र में प्रतिरोध R तथा स्विच S से जोड़ा जाता है, मतलब ये जो है ना ये S और R से जोड़ दिया गया है, उससे एक आपका गैलोमीटर जुड़ा हुआ है, तब अविच्छेद बिंदु P, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसको जोड़ा गया ना, कोई पॉइंट ये P है जहां पे आपको अविच्छेद मिलता है, यानी कि इस गैलोमीटर में शून्य डिफ्लेक्शन मिलता है, ये जो आपका गैलोमीटर है इसमें 0 डिफ्लेक्शन मिलता है, यानी कि शून्य विक्षेप, ठीक है। तो कितने दूरी पर प्राप्त होता है भाई, मान लीजिए ये आपका लेंथ L1 है और ये वाली लेंथ कितनी है L2 है, ठीक है, ये कितना दे रखा है 51 सेंटीमीटर, अच्छा 51 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा तो भाई ये हो गया, तो ज्ञात करना है विभव मापी तार की विभव प्रवणता, हमें इसका विभव प्रवणता निकालना है, ठीक है। तो अब आप बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, आप जानते हो, अगर ये वोल्टेज मतलब ये वाला अगर यहाँ पे शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ है, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है शून्य विक्षेप, तो आराम से निकाल सकते हैं हम भाई, कहेंगे जो E2 होगा K इंटू L2 के बराबर होगा, ठीक है, पहला कुछ आंसर कर रहा हूँ, K बराबर E2 अपान कितना L2 हो जाएगा, E2 का मान अपने पास है 1.02 अपान L2 का मान 51 है। अच्छा बताओ 51 का 102 होता नहीं, डबल होता है कि नहीं होता है, इसको ये डिवाइड करेगा 0.02 है ना, वोल्ट पर मीटर में इसका मात्रक होगा K का। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल E1 का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने एक सेलों का तुलना सीखा था, तुलना करना, ठीक है। अच्छा ये जो E1 है ना वो इतने पूरे तार के बराबर होगा, मतलब जो E1 होगा वो कहेगा सर देखो K टाइम्स इंटू L1 ले लो हमारे लिए, और ये E2 कहेगा देखो K इंटू हमारे लिए अब L2 ले लो, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो भाई। देखो E1 का शून्य विक्षेप है ना यहाँ इनके बीच में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और E2 का कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो दोनों के बीच का विभवांतर ये आ गया, और दोनों को डिवाइड कर दो E1 अपान E2, तो आप यहाँ पे देखोगे ये डिवाइड कट जाएंगे तो L1 अपान क्या मिल जाएगा L2, और सुनो E2 का मान L1 L2 सबका मान है, E1 का मान निकल आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर अगर कर दिया जाए तो L1 और E2 इंटू कह रहा हूँ अपान L2, ठीक है। तो L1 का मान यहाँ पर कितना है भाई 100 सेंटीमीटर रख लो, E2 का मान कितना है बोलो कहाँ गया है, ये है 1.02 अपान ये आपका आ जाएगा 51, ये काट देगा इसको 0.02 का 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितने वोल्ट आएंगे 2 वोल्ट आएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है, कितना बड़ा सा स्टेटमेंट है, एक छोटा सा आंसर है, जब स्विच S को बंद किया जाता है इसको भी बंद कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे करके, तो तब अविच्छेद बिंदु P अथवा Q की ओर, मतलब किधर ये वाला बिंदु है ना P है ना, इधर की इधर विस्थापित होगा। अच्छा PQ है तो इसको आप कुछ और मान लो है ना, R ले लो, ठीक है, P की ओर विस्थापित होगा कि S की ओर
पी की तरफ होगा कि क्यू की ओर होगा, किधर होगा। तो ध्यान से सुनिए, मतलब जो आपका थर्ड वाले में हम ये लिख देंगे, जो आपका विक्षेप बिंदु है ना, ये विस्थापित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनके रहने या न रहने पर इन पर निर्भर ही नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट है ना अगले लेक्चर में बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तब तक आप है ना इसको एक बार दो बार रिवाइज करिए और अगला आप वेट करिए, ठीक है। चलिए, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।